स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS पे। मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर ही रहे होंगे। तो दोस्तों, हम 2022 दिसंबर महीने के कुरुक्षेत्र का एनालिसिस हम करने वाले हैं, कुरुक्षेत्र मैगजीन का। मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी जानते होंगे कि दो बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन होती हैं जिनको हम अभी तक रेगुलरली क्या कर रहे हैं, उनका एनालिसिस कर रहे हैं। एक योजना दिसंबर महीने की मैगजीन का एनालिसिस हो चुका है और अब हम करेंगे कुरुक्षेत्र मैगजीन। दरअसल ये जो मैगजीन होती हैं ये पर्टिकुलर इश्यूज को डिस्कस करती हैं। ऑलरेडी मैं आपके साथ में चीज बता चुका हूं। तो जो कुरुक्षेत्र मैगजीन है, इस बार वो ई गवर्नेंस, किसको? ई गवर्नेंस, इसको डील कर रहा है। अब अगर आप सभी देखेंगे तो गवर्नेंस की डेफिनेशन ऑलरेडी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो गवर्नेंस की डेफिनेशन क्या होती है कि आपके पास में पावर है, आपके पास में अथॉरिटी है, उस पावर स्लैश अथॉरिटी का आप किस प्रकार से यूज करते हैं सिटीजन की भलाई के लिए, सिटीजन के वेलफेयर के लिए, उसको हम गवर्नेंस बोलते हैं। अब उसके आगे अगर हम ई लगा दें, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम अगर गवर्नेंस करते हैं तो हम उसको बोलेंगे ई गवर्नेंस। लैपटॉप, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, इन सभी का यूज करके अगर आप गवर्नेंस की चीजों का एक्सेस कर पा रहे हैं, सरकार की सुविधाओं का एक्सेस कर पा रहे हैं, सरकार की सुविधाओं में एनरोल कर पा रहे हैं, तो वो सब कुछ क्या आ जाता है, आपके ई गवर्नेंस का हिस्सा आ जाता है। तो उसके अंदर में जो सबसे पहला टॉपिक हम करेंगे आज, वो हम करेंगे ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड। अब इस चीज को समझने की कोशिश करिए दोस्त कि हमारे देश के अंदर में हर रीजन के अंदर में इक्वल इंटरनेट नहीं है। क्या? हर रीजन के अंदर में इक्वल इंटरनेट नहीं है। रीजन टू रीजन कनेक्टिविटी क्या है, डिफर करती है। तो पहला जो आर्टिकल हम इस मैगजीन का करेंगे, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड, जो हमारे देश में डिजिटल डिवाइड है उसको कैसे खत्म किया जाए, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? प्रशांत तिवारी पीडीएफ नाम के टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेशन होने के बाद में आपको वहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और हो सकता है आपको कुछ डाउट हो, आपके कुछ तैयारी से रिगार्डिंग कंसर्न हो, तो आप इन दोनों सेशन, मतलब ये एक इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ऐसे ही ट्विटर की आईडी है, आप मेरे साथ वहां पर जुड़ सकते हैं। तो ये दोनों चीजें हैं, आप सभी के सभी यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही खास और एक बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं कि स्टडी IQ IAS जो बच्चे 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए पहला बैच लेकर आ गया है, जिसकी क्लासेस 2 जनवरी से शुरू हो जाएंगी। शाम को 6 बजे इस बैच की क्लासेस हुआ करेंगी। और अगर आप 2024 के लिए तैयारी के बारे में थोड़ा सा भी सीरियस हैं तो ये बैच आपके लिए है। इसमें आप ये मत सोचिए कि अभी तो बहुत टाइम है, कर लेंगे। नहीं, अभी ही टाइम है, अभी ही ज्वाइन करना है, क्योंकि कई बार हम वेट करते करते कई बार बहुत देर कर देते हैं। तो स्टडी IQ पर आप कुछ भी जुड़ते हैं, कुछ भी परचेस करते हैं, तो आपको कोड क्या यूज करना है? PRT लाइव कोड ही आपको यूज करना है। ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आप सभी जानते हैं NCERT एक बेस है, एक फाउंडेशन है, जिसके बिना आप यूपीएससी की तैयारी में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है तो आप खुद सोचिए बिल्डिंग कैसे स्ट्रांग बनेगी। तो उसको स्ट्रांग करने के लिए एंड बैच 1 के बाद में इतनी सारी रिक्वेस्ट को देखते हुए बैच 2 लॉन्च किया गया है स्टडी IQ के द्वारा।
इसकी क्लासेस आपकी 30 दिसंबर से शुरू हो जाएंगी। दोपहर में 12 बजे इसकी क्लासेस हुआ करेगी। मेरी रिक्वेस्ट है, और इसका प्राइस क्या रहने वाला है, 1499 रुपए। तो आप सभी के सभी आज ही इसको ज्वाइन करिए। कोड क्या यूज करना है, PRT लाइव कोड यूज करना है। तो मैंने आपको बताया डिजिटल गैप। तो डिजिटल गैप का मतलब क्या है, अभी रिसेंट टाइम में इसको बहुत ज्यादा अटेंशन मिल रहा है। जब हम किसी भी रीजन को देखते हैं या किसी भी कंट्री को देखते हैं, इवन आप लार्जर पर्सपेक्टिव में जाओगे, कॉन्टिनेंट को देखते हैं, वर्ल्ड के अंदर में देखते हैं, तो बहुत हमें इनइक्वालिटी नजर आती है इंटरनेट कनेक्टिविटी को यूज करने में। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि अभी रिसेंटली इसको बहुत ज्यादा अटेंशन मिला है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर में डिस्कशन हो रहा है। और यहां से हमें क्या चीज समझने में आती है कि किसी भी देश के अंदर में अगर आपको डेवलपमेंट करनी है तो उसके अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है किसका, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का। और इसको आप किसके थ्रू करेंगे, टेक्नोलॉजी के थ्रू करेंगे। और उस टेक्नोलॉजी का एक्सेस आप कैसे करेंगे, कनेक्टिविटी जब पूरे कंट्री में होगी, इंटरनेट की कनेक्टिविटी जब पूरे कंट्री में होगी। तो अभी भी हमें कई सारे ऐसे रीजन देखने को मिलते हैं जो वेल कनेक्टेड नहीं है, क्वालिटी ऑफ इंटरनेट वहां पर अवेलेबल नहीं है। इस प्रकार की डिजिटल इनइक्वालिटी को खत्म करना, उसे हम बोलेंगे ब्रिजिंग द डिजिटल क्या है, गैप। ठीक है, उस चीज को हम बोलेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इनेबल्ड कम्युनिकेशन एंड डाटा ड्रिवन गवर्नेंस आर टू सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस ऑफ ई गवर्नमेंट इन इंडिया। अब आपको देखिए, आप ई गवर्नेंस की अगर बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि अभी हमारे रीजन्स के अंदर में बहुत जगह पर इनइक्वालिटी नजर आती है, तो उसको फिल करना है। तो फिल क्यों करना है, क्योंकि आप डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट आगे लेकर चलना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज करके गवर्नमेंट की सुविधाएं गवर्नमेंट को लोगों के पास तक लेकर जाए। इससे बेनिफिट क्या होगा, सबसे पहली बात तो जो भी आपका प्रोसेस होगा, जो भी आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी में डाटा को स्टोर करना, डाटा को प्रोसेस करना इजी है, तो डाटा ड्रिवन होगा। प्लस में टेक्नोलॉजी का अगर आप यूज करेंगे तो हमें वहां पर लूप होल के चांसेस कम लगते हैं, जो वेस्टेज होती थी चीजें उसके भी चांसेस कम लगते हैं। ये भी हम डिटेल में करेंगे, मैं आपको एक ऊपर ऊपर से बता रहा हूं। ठीक है, तो जो आपका गैप है उसको क्या करना है, ब्रिज करना है, उसको भी फिल करना है। ठीक है, डिजिटल इनइक्वालिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कनेक्टिविटी फिर भी अच्छी है, चलो, लेकिन क्या वो टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल है, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। उसकी अफोर्डेबिलिटी भी डिजिटल इनइक्वालिटी को क्रिएट करता है सोसाइटीज के अंदर में। तो डिजिटल रिसोर्सेज को आप कैसे यूज कर पाएंगे, कितना एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे, ये डिपेंड करेगा कि आपके देश के अंदर में, आपके रीजन के अंदर में कितनी ज्यादा कनेक्टिविटी है, कितना एक्सेसिबिलिटी है और कितना अफोर्डेबिलिटी है। ये तीनों पर्सपेक्टिव क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, द इश्यू ऑफ ब्रिजिंग द डिजिटल गैप कॉल्स फॉर टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशियो इकोनॉमिक सॉल्यूशन। ठीक है, जिससे एक्सेसिबिलिटी बढ़े, अफोर्डेबिलिटी बढ़े एंड डिजिटल लिटरेसी भी बढ़े। अब मान के चलिए आपने कनेक्टिविटी पहुंचा दी, सस्ता भी कर दिया, लेकिन जो सामने वाले लोग उसको यूज करने वाले हैं, क्या वो डिजिटली लेवल पर इतने लिटरेट हैं कि उसको यूज कर पाएंगे, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। अलॉन्ग विथ फाइनेंशियल, जेंडर एंड एथनिक डिस्पैरिटीज, अब धीरे धीरे हमें डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिस्पैरिटी भी नजर आ रहा है। फॉर एग्जांपल अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया के अंदर में, शहरी इलाकों में और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में हमें साफ साफ डिजिटल गैप नजर आता है, डिजिटल डिस्पैरिटी नजर आती है। तो इस डिस्पैरिटी को क्या करना है, हमें फिल करना है, जल्द से जल्द इसको क्या करना है, इस डिजिटल डिवाइड को हमें खत्म करना है। इन ऑर्डर टू ब्रिज द डिजिटल गैप एंड प्रोवाइड पीपल विद inexpensive, all inclusive access to information, nation must prioritize
द डेवलपमेंट ऑफ देयर कम्युनिकेशन एंड IT इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए कई सारे रीजन ऑलरेडी मैंने कहा जहां पर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं हुआ है, तो गवर्नमेंट को वहां के लिए प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि यहां पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर अपना डेवलप करें, यहां पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हम पहुंचाएं, पहली बात। दूसरी एक्सेसिबिलिटी हो, फिर उसके बाद में अफोर्डेबिलिटी सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, देयर रिमेन्स अ लॉट ऑफ टू बी डन, अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। सबसे स्पेसिफिकली रूरल एंड अर्बन जो डिवाइड है डिजिटल एरिया के अंदर में, उसको फिल करने की जरूरत है। इसका एग्जांपल आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे कि डिजिटल मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना हर किसी की मजबूरी रही कोविड-19 के दौरान में, तो फिर भी हम रिलेटिवली वर्ड यूज कर रहा हूं, हम बेटर कनेक्टिविटी देख पाते हैं अर्बन एरिया में विद रेस्पेक्ट टू रूरल एरिया, जिसके कारण में बहुत सारे बच्चे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को क्या कर चुके, मिस कर चुके। तो ये सारी चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो IT इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको क्या है, इंप्रूव करने की जरूरत है। क्या है, उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। तो अफोर्डेबल इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर ऑल, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। हमें जल्द से जल्द इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर मोबाइल एक्सेसिबल हो, मोबाइल नेटवर्क एक्सेसिबल हो, टावर्स लगाना, ये सारी चीजें हमें डेवलप करनी पड़ेंगी। प्राइस ऐसा रखना पड़ेगा कि हर कोई इसको अफोर्ड कर सके। डिजिटल इंक्लूजन एंड बिल्डिंग ह्यूमन कैपिटल, डिजिटल लिटरेसी की बात कर रहे हैं। और मेजरिंग एक्सेस कि किस किस लोगों के पास में कितना कितना एक्सेस है, उसको आपको एनालिसिस भी करते रहना पड़ेगा, उसका क्वालिटी क्या है एनालिसिस भी करते रहना पड़ेगा कि क्या सही में अफोर्डेबल है या नहीं है, जिसके कारण में आप इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर ऑल को अचीव कर पाएंगे। और जब आप ये अचीव कर पाएंगे तो जो आपका ऑब्जेक्टिव है कि इंटरनेट के माध्यम से लोगों को एम्पावर करना है, आपने ऑब्जेक्टिव तो ले लिया, लेकिन क्योंकि रूरल एरिया में कनेक्टिविटी ना होने के कारण में वो इसको एक्सेस ही ना कर पाए, तो ये किसका फेलियर है, एज ए सोसाइटी का फेलियर है। तो हमें उसे सॉल्व करने की क्या है, जरूरत है मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर में डिस्कस की गई हैं। ठीक, तो अगर कुछ रैंकिंग अगर देखी जाए, तो अगर आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन के द्वारा गवर्नमेंट सर्वे किया गया, जहां पर 193 कंट्रीज हैं। ठीक है, तो वहां पर अगर आप देखेंगे 2022 के अंदर में इंडिया की रैंक 105वीं रैंक है। ठीक है, ठीक है, 105वीं रैंक है। 2020 में 100वीं रैंक थी, 2018 में 96, 2016 में 107, 2014 में 118। यानी कि अगर देखा जाए तो धीरे धीरे भारत की जो रैंक है, अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, कई बार इधर हो रहे हैं, कभी इधर हो रहे हैं, लेकिन इससे एक चीज क्लियर कट नजर आती है कि अभी हमें बहुत सारे रिफॉर्म करने की जरूरत है, जो एक्चुअल में हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए। तो गवर्नमेंट के कई सारे इनिशिएटिव हैं। गवर्नमेंट ने एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री इसके लिए बना रखी है। कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम शुरू किया है। क्या शुरू किया है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत में वो इंडिया को एक डिजिटली एम्पावर्ड नेशन के रूप में क्या है, कन्वर्ट करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। और जो ये डिजिटल डिवाइड है इसको कम करना चाहते हैं, डिजिटल इंक्लूजन को बढ़ाना चाहते हैं, डिजिटल एक्सेस को बढ़ाना चाहते हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। इसके लिए ई क्रांति शुरू किया गया, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज शुरू की गई कि जो सर्विसेज हैं उनको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से उनके पास तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो कई सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे कि आगे देखते हैं। ये देखिए इधर यहाँ पर आपको नजर आता है ओपन गवर्नमेंट डाटा, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर गवर्नमेंट डाटा हैज़ बीन क्रिएटेड, जिसको एक्सचेंज किया जा सकता है इनोवेशन के लिए। अगर आप देखेंगे API सेतु का इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे डाटास को इंटरचेंजेबली यूज करने के लिए। बहुत अच्छा मैं एग्जांपल दूँ, अगर आप रियल टाइम एग्जांपल देखें, UPI आप यूज कर पा रहे हैं, आपने कोविन ऐप यूज करी होगी, आपने आरोग्य सेतु ऐप यूज करी होगी, आप उमंग ऐप यूज करते हैं, आप काफी सारी चीजों की सुविधाओं को अपने मोबाइल पर ही एक्सेस कर पाते हैं। तो सारी चीजें क्या है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। किस चीज के लिए, इस चीज के लिए कि आप धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, जो डिजिटल डिवाइड है उसको कम करना चाह रहे हैं। तो ऑल लेवल पर गवर्नमेंट को अभी और ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, स्पेशली जो रूरल एंड अर्बन डिवाइड है उसको फिल करने के लिए। ठीक है,
ई गवर्नेंस अगर आपको एक्चुअली में अचीव करना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा, आपको लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, यानी कि डिजिटल लिटरेसी की तरफ लेकर जाना पड़ेगा। प्लस में ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो प्राइसिंग मैकेनिज्म है एटलीस्ट क्या हो, वो अफोर्डेबल हो। ठीक, तभी आप एक्चुअल में जो डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को अचीव करना चाहते हो उसको अचीव कर पाओगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आर्टिकल है पोस्ट ऑफिस सर्विसेज एट द डोर स्टेप। पोस्ट ऑफिस एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि क्यों ना बहुत सारी जो सुविधाएं हैं उनको पहुंचाने के लिए इस नेटवर्क का यूज किया जाए। डाटा इनेबल्ड एंड उसके अंदर में स्पेशल फीचर इनेबल इनको डिवाइसेस दी गई, और हर घर तक फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे हो, जो सर्विसेज हैं वो कैसे मिले, ये सब चीजें इंश्योर करने के लिए पोस्ट ऑफिस का यूज किया जाने लग गया। तो पोस्ट ऑफिस के बारे में अगर आप देखेंगे तो 158 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे देश के अंदर में 1.59 लाख पोस्ट ऑफिस हैं। आप ये सोचिए कि हर एक नुक्कड़ और कोने पर ये चीज आपको मिलेगा। तो यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट एक ये हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको हम चाहें तो सही से यूज करें तो हम पूरे पूरे देश के अंदर में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। तो इंडिया का जो पोस्ट है इस समय पर सिर्फ और सिर्फ डाक पहुंचाना, पोस्ट पहुंचाने तक ही सीमित नहीं रह गया। अब हम इसको और ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे इंश्योरेंस से रिलेटेड, आधार से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, इवन गंगा जल बेचना, प्रसाद, कई सारे श्राइन्स का प्रसाद भी बेचना, यहां से दूसरी जगह ले जाना, ये सारे काम इसके द्वारा हो रहे हैं। ठीक है यानी कि यहां से पता चलता है कि हम पोस्ट का कितना अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आता है, वो चेंज क्या आता है कि आप जैसे मान के चलिए आरटीजीएस वाली सर्विसेज हैं, आपका क्या नाम है एनईएफटी वाली सर्विसेज हैं, यानी कि पैसा ट्रांसफर करने वाला सर्विसेज है, वो सारी सर्विसेज आप क्या है पोस्ट ऑफिस से भी जाकर क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, गांव के अंदर में जो पोस्ट मास्टर जा रहे हैं, जो पोस्टमैन जा रहे हैं, उनके पास में एक डिवाइस है, क्या नाम है, दर्पण डिवाइस। क्या नाम है, दर्पण डिवाइस। ठीक है, स्मार्टफोन की तरह, जहां पर सिटीजन्स को ही जितनी उनकी सर्विसेज हैं वो सारी उनके पास में उनके घर में ही पहुंचाई जा रही हैं। तो दर्पण क्या है, मेड इन इंडिया एक हैंड होल्ड डिवाइस है, मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ में, जिसमें थर्मल प्रिंटर भी है, कार्ड रीडर भी है, बायोमेट्रिक स्कैनर भी है, यानी कि आप सोचिए सारी की सारी चीजें यहीं पर हैं, जिससे लेकर जाएगा पोस्ट मास्टर किसी दूसरे पर्सन के घर के पास में, और वहां पर उनका क्या करेंगे, कोई अगर चीज है जैसे बैंक अकाउंट खोलना है या फिर मान के चलिए उनके बायोमेट्रिक करना है, आधार में अपडेशन करना है, सारी चीजें वहां से प्रोवाइड करी जा सकती हैं। यानी कि आप घर के सामने डोर स्टेप पर उनको सारी सुविधाएं पहुंचा रहे हो, किसका यूज करके, पोस्टल सर्विसेज का यूज करके। ठीक है, तो पोस्टल सर्विस बहुत अच्छा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, बैंकिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पोस्टल सर्विसेज। तो यहां से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, यहां से ये सीखने को मिल रहा है, सबसे पहली बात, हमारे पास में जो एग्जिस्टिंग कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिनको हम रिफॉर्म करके इस प्रकार से यूज कर सकते हैं लोगों की भलाई के लिए, पहली बात। दूसरा, अभी हमने देखा कि डिजिटल लिटरेसी नहीं है, तो अभी भी बहुत सारे लोगों को क्या है, हेल्पिंग हैंड की आवश्यकता है, और चूंकि अगर उनको कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा तो वो बहुत ज्यादा क्या रहते हैं, थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, रिलक्टेंट रहते हैं। तो ये सब चीजें अगर घर पर पहुंच जाए, यानी कि विलेज में हर किसी के घर तक पहुंच जाए, और वो कौन पूरा कर रहा है, आपका पोस्ट मास्टर जी, पोस्टमैन, ये पूरा कर रहे हैं इस चीज को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1.5 लाख एंड्रॉइड स्मार्टफोन दिए गए पोस्टमैन को विलेज के अंदर में, जो एनेबल डिलीवरी और डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज को कर सकते हैं। आरबीआई ने इवन दोस्तों जो डिपॉजिट है उसको भी अलाउ किया, पेमेंट है उसको भी अलाउ किया, जिससे जो विलेज के जो पर्सन हैं उनको कहीं जाना ना पड़े, उनके पास में उनके घर के सामने ही, उनके दरवाजे पर ही क्या, ये सारी सुविधाएं आ जाएं। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, जो फार्मर, पहली बात तो उसे जानकारी नहीं है कि बैंक अकाउंट कैसे खोला जाए, तो पहली बात तो वहीं पर ही थोड़ा सा हिचकिचाएगा। दूसरा, बैंक खोलने के लिए, अकाउंट खोलने के लिए उसको शहर जाना पड़े या डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़े,
फिर वहां पर जाकर उसे क्या नाम है और सब चीजें करनी पड़े, और दूसरा वहां पर उनके घर पर ही अगर पोस्ट मास्टर आ जाए कि ये कागज दीजिए, ये बायोमेट्रिक करिए और आपका अकाउंट खुल जाएगा, खाता खुल जाएगा, तो कितनी बड़ी चीज है। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी फार्मर का खाता नहीं है तो अगर उनको लोन चाहिए तो कहां जाते थे, जो सेठ साहूकार है उसके पास में जाते थे। अब कई बार ये देखा गया ऐसे एक्सप्लॉयटेशन वाले सर्कल में फंस जाते थे, जिसके कारण में क्या होता था, वो ऋण चुकता ही नहीं था, ब्याज बनता रहता था, बनता रहता था। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जिसके कारण फार्मर्स को भी एम्पावरमेंट होगी। ठीक है, अब कई सारी प्रकार की सुविधाएं होती हैं, जैसे G2C सर्विसेज इन पासपोर्ट सर्विसेज। G2C यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज, पासपोर्ट सर्विसेज। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी को आपने कैसे रिफॉर्म किया, आपने क्या किया, पासपोर्ट सर्विसेज के अंदर में कई जगह पर क्या किया कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है पासपोर्ट बनवाने के लिए, आपके घर पर ही पासपोर्ट बन जाएगा। इवन जो पोस्ट ऑफिस है, आप वहां पर जाइए, पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स वहां पर सबमिट करिए, वहां पर आपका पासपोर्ट बन जाएगा। पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र बनाए गए, जिसके कारण में पासपोर्ट का जो एक्सेस है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। देखिए आप समझिए, आपके पास में पावर है, आपके पास अथॉरिटी है, उसको आप कितना ज्यादा स्मूथली यूज कर पाएंगे लोगों की भलाई के लिए, ये है गवर्नेंस। और गवर्नेंस में अब हिस्सा आ गया है किसका, ई गवर्नेंस। और ई गवर्नेंस के अंदर में अब आप पढ़ रहे हैं किसका आयाम, कि पोस्ट ऑफिस का कैसे यूज किया जा रहा है ई गवर्नेंस के अंदर में, कैसे पोस्ट ऑफिस का यूज किया जा रहा है लोगों तक पहुंचने में। उनको ये नहीं कहा जा रहा कि आप यहां आइए इसमें एनरोल करिए, नहीं, आपको इसमें एनरोल करना है, हम आपके पास आएंगे, आप बताइए आप कब फ्री हैं, किस समय फ्री हैं, यानी कि आप सिटीजन को एम्पावर कर रहे हैं। अब अगर सिटीजन एम्पावर होगा तो अवेयर होगा, अवेयर होगा तो बेटर इंफॉर्म्ड होगा, बेटर इंफॉर्म्ड होगा तो बेटर क्या उसका पार्टिसिपेशन होगा, चाहे एज ए इकोनॉमिक एजेंट, एज ए पॉलिटिकल एजेंट, हर लेवल पर उसका क्या होगा, बेटर अवेयर पार्टिसिपेशन भी होगा। ठीक है, तो IT 2.0 प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया पोस्ट। अब इंडियन पोस्ट भी अपने आप को क्या है, काफी समय से बार बार क्या कर रहे हैं, रिफॉर्म कर रहे हैं। तो इनके अंदर भी इन्होंने अपने काफी सारी चीजें चेंज करी हैं। इंडिया पोस्ट तो ये भी कोशिश कर रहा है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इनको यूज किया जाए फास्टर डिलीवरी के लिए। ठीक है, रियल टाइम ट्रैकिंग कैसे की जाए, क्या नाम है, रियल टाइम जो क्या नाम है इंफॉर्मेशन है कैसे मैसेजेस के थ्रू शेयर किए जाए, ये सब चीजें भी। यानी कि आप खुद देखिए, इंडियन पोस्ट कैसे अपने आप को रिफॉर्म कर रहा है और कैसे कोशिश कर रहा है कि जो सुविधाएं हैं उनको और ज्यादा इनहांस किया जाए लोगों की भलाई के लिए। ठीक है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो गवर्नमेंट का है, वो भी बहुत ज्यादा क्लोजली काम कर रहे हैं इंडियन पोस्ट के साथ में। अगर आप देखें, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के अंदर में काम कर सकते हैं, आपके कल्चरल हेरिटेज साइट के मान के चलिए पोस्ट को आप ऑथोराइज करते हैं कि भैया यहाँ पर ये वाला जो प्रोडक्ट है ये आप इसको दूसरी जगह पर भेज सकते हैं, बेच भी सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, प्लस में डिलीवरी भी कर सकते हैं। उसके अंदर पोस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इवन एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड एस्टेब्लिश्ड नेटवर्क है जिसका आप यूज हर प्रकार से कर सकते हैं, अवेयरनेस से लेकर सुविधाएं पहुंचाने से लेकर हर तरीके से। तो इसको आपको बार बार क्या है, रिफॉर्म करने की जरूरत है, ना कि इसको बंद करने की जरूरत है। पहला पॉइंट तो ये, जो कई सारे लोग कहते हैं कि भैया आप कैसे हो पाएगा, क्या हो पाएगा, तो पोस्ट ऑफिस उसका एक बहुत क्लासिक एग्जांपल है कि पोस्ट पहले किस लिए काम होता था, पोस्ट डाक देने के लिए, चिट्ठी पत्री, इन सब चीजों के लिए। अब इसको देखिए कैसे यूज किया जा रहा है कि एग्जिस्टिंग हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर गांव तक हमारी कनेक्टिविटी है, तो गांव तक कनेक्टिविटी के कारण में हमें क्या करना है, वहां पर ये पहुंचाना है कि भैया आप बैंक में खाता खोलिए, तो क्यों ना हम पोस्ट मास्टर के थ्रू ही उनको एक ऐसी डिवाइस दे दें जो क्या करे, उनका खाता खुलवा दे। मान के चलिए किसी को आधार कार्ड अपडेशन के अंदर में बायोमेट्रिक करना है, तो क्यों ना पोस्ट मास्टर के पास में ही बायोमेट्रिक वाली मशीन हो, प्रिंटिंग वाली मशीन, सारी चीजें हो, जिससे सारे के सारे जो सिटीजन हैं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में उनको क्या मिले, उनको सुविधाएं मिले। तो आगे की तरफ में क्या है, तो भारत जैसा देश के अंदर में जहां पर लार्ज पॉपुलेशन अभी भी क्या ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहती है और अभी उनको उतनी एजुकेशन भी नहीं मिली है, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब आप खुद सोचिए, अगर आप ये कहते हैं कि भाई साहब आपको अगर ये सर्विस लेनी है तो आप खुद जाइए सर्विस का एक्सेस करिए,
ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी उस प्रकार से भारत की जो जनसंख्या है उतनी ज्यादा एजुकेटेड नहीं है। तो अभी अगले 15 से 20 साल तक पोस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, कि आप उनको कहेंगे भैया आप सेल्फ सर्विस के लिए अभी उतना ज्यादा अवेयर नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम ही आपके पास में आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, अगले 15 से 20 साल के लिए इंडियन पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखें, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन फॉर क्वालिटी एजुकेशन। आप सभी जानते हैं कि कोविड के अंदर में हमने टेक्नोलॉजी का रोल देखा एजुकेशन के अंदर में। अब टेक्नोलॉजी के अंदर में आप यहां पर स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव देख सकते हैं, स्कूल वाले, टीचर का पर्सपेक्टिव देख सकते हैं, स्कूल वाले, प्लस में कंटेंट यानी कि मटेरियल देख सकते हैं, प्लस में कॉलेज स्लैश यूनिवर्सिटीज यहां के स्टूडेंट्स को देख सकते हैं, प्लस में कॉलेज स्लैश यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स को देख सकते हैं। अगर इन सभी की भलाई के लिए, इन सभी के वेलफेयर के लिए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट को अगर कुछ पढ़ना है कंटेंट तो वो ऑनलाइन मिल जाए, ऐसी कोई लाइब्रेरी हो। स्टूडेंट को अगर कुछ पढ़ना है और टीचर को अगर कुछ पढ़ाना है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो कनेक्ट हो जाए। तो टेक्नोलॉजी कितना अच्छा इवॉल्व कर रही है। मान के चलिए रिसर्च पेपर एक जगह पर मिल जाए तो कॉलेज स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स को कितनी हेल्प मिलेगी। तो ये यहां पर टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है क्वालिटी एजुकेशन के अंदर में। ठीक है, क्लियर? तो आप ये चीज समझिएगा कि कोविड के दौरान में हमने ये चीज देखा कि इंटरनेट के माध्यम से यानी कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कैसे एजुकेशन को बिना डिसरप्शन के हम लोगों तक पहुंचा पाए। आपको सोचिए 2 साल तक अगर सब चीजें बिल्कुल ठप पड़ी होती, किसी भी प्रकार की एजुकेशन नहीं होती, तो कितना सोसाइटी के अंदर में भी नेगेटिविटी आती, प्लस में एक बहुत बड़ा तबका एक स्टैग्नेशन की तरफ चला जाता, रुकावट की तरफ चला जाता। तो अगर यूनेस्को की डेफिनेशन पढ़ी जाए ई गवर्नेंस की, तो ई गवर्नेंस इज द पब्लिक सेक्टर यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज विद द एम ऑफ इंप्रूविंग इंफॉर्मेशन एंड सर्विस डिलीवरी। ठीक है, ये डेफिनेशन आप कह सकते हैं। कोविड-19 के अंदर में हमने इंटरनेट का रोल देखा, प्लस में हमने ये भी देखा कि अभी भी कितने सारे चेंजेस करने की जरूरत है और अभी भी इस सेक्टर के अंदर में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, जिसके कारण में हम एजुकेशन सेक्टर के अंदर में रिफॉर्म ला सकते हैं। किसके द्वारा? आपके टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, ठीक है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में हमने टेक्नोलॉजी को बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया है, चाहे वो इवैल्यूएशन प्रोसेस हो, चाहे वो टीचिंग प्रोसेस हो, चाहे वो एजुकेशनल एक्सेस को कैसे अफोर्डेबल बनाया जाए, कैसे उसे एक्सेसिबल बनाया जाए उसके रिगार्डिंग हो, चाहे वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर में हो, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में हो, हर लेवल पर क्या है टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है एजुकेशन सेक्टर के अंदर में। ठीक है, चले तो ई गवर्नेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजीज इंटरवेंशन इन स्कूल एजुकेशन। सबसे पहली बात तो एक UDISE+, इसको बोलते हैं क्या? यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। 2013 में लॉन्च किया गया, उसका प्लस वर्जन, अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया गया। इसके कारण में क्या है आप ये समझिए, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम। पूरी इंफॉर्मेशन, कौन से कितने बच्चे हैं, कहां पर हैं, किस जगह पर हैं, उनकी क्या सिचुएशन है, सब कुछ आपको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन सब कुछ कहां मिल जाए? एक ही सिस्टम में मिल जाए। तो आप सोचिए कितना ज्यादा बेनिफिट हो सकता है आपकी पॉलिसी फॉर्मेशन में, एवोल्यूशन के अंदर में, असेसमेंट के अंदर में, हर चीज के अंदर में। दूसरा अगर देखें परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, ये इसलिए निकाला गया कि ये चेक करने के लिए कि स्कूल एजुकेशन का क्या हालात हैं उसको एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, तो क्या है ये की इंडिकेटर का रूप काम कर रहा कि परफॉर्मेंस और क्रिटिकल एरियाज को चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये भी एक इनिशिएटिव है। अगर आप दूसरा देखेंगे तो ऑनलाइन सर्वे प्लेटफॉर्म फॉर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क बनाया गया किसके द्वारा? NCERT के द्वारा। इस फ्रेमवर्क के ये इसलिए यूनिक है क्योंकि मैनी वेज एज इट्स अडॉप्टिंग अ बॉटम अप अप्रोच, नीचे से ऊपर की तरफ में सजेशन को लेकर आ रहा है। ठीक है, NDEAR नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर,
इसके अंदर में आप ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हो एजुकेशन के लिए जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि डिजिटल लाइब्रेरीज, डिजिटल कंटेंट, बुक्स, इन सभी का यूज करेगा। ठीक है, क्लियर। दूसरा आप देख सकते हो प्रबंध। प्रबंध क्या है? डिपार्टमेंट स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, 2020 में शुरू किया गया। इसका क्या काम है? ये डेवलप किया गया है, समग्र शिक्षा के अंडर में डेवलप किया गया। इसलिए डेवलप किया गया है कि कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है। इंप्लीमेंटेशन जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इंटीग्रेटेड स्कीम है उसको स्कूल के अंदर में कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, उसके लिए प्रबंध को शुरू किया गया। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि कैसे टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के लिए ही यूज नहीं हो रही, बल्कि क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए भी यूज हो रही है। और साथ में मेरे दोस्त, जो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको और कैसे बेटर बनाया जाए, उसके लिए भी ये क्या हो रहे हैं? यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आप देख सकते हैं इसके अंदर में। बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। आगे अगर देखें, द टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन फॉर क्वालिटी एजुकेशन स्कीम, पीएम ई विद्या, पेंडेमिक के समय इसको लॉन्च किया गया, जहां पर डिजिटल एजुकेशन मिल सकती है मल्टी मॉडल अप्रोच के साथ में। दीक्षा, दीक्षा क्या? जहां पर आपको सारे टेक्स्ट बुक, सारी क्या मतलब एक तरह से डिजिटल लाइब्रेरी आप कह लीजिए। वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है? लर्नर, टीचर सभी के सभी इसको एक्सेस कर सकते हैं पूरे के पूरे देश के अंदर में, और 30 लैंग्वेजेस के अंदर में है। इसके अंदर में 6500 से ज्यादा टेक्स्ट बुक अवेलेबल है। क्यूआर कोड के साथ में आप एक्सेस कर सकते हो उन सभी को। ठीक है, इतना बड़ा कंटेंट आपको अवेलेबल है यहाँ पर दीक्षा प्लेटफॉर्म पर ही। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग, निष्ठा पोर्टल, निष्ठा याद रखिएगा, जिसके अंदर में आप टीचर्स को फेस टू फेस ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसके कारण में उनके अंदर में भी क्या हो? एनहांसमेंट हो। और ये भी किसके थ्रू हो रहा है? टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हो रहा है। किसके थ्रू? टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हो रहा है। तो आपको देखिए टेक्नोलॉजी से कितनी चीजें एडवांसमेंट हो रही है। ठीक है, नेशनल इनिशिएटिव्स फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स, जिसको हम बोल रहे हैं होलिस्टिक एडवांसमेंट, निष्ठा। ठीक है, निष्ठा, जिसके अंदर में टीचर्स एंड स्कूल हेड को ट्रेन किया जा रहा है, उनकी स्किल्स को एडवांस किया जा रहा है, उनके अंदर में जो जो बेसिक नेसेसरी चीजें हैं वो सारी करनी है। ठीक है, चले आगे बढ़े। ठीक है, और भी इनिशिएटिव लिए गए। 200 से ज्यादा टीवी चैनल शुरू किए गए ई विद्या के माध्यम से, जहां पर यह इंश्योर किया गया कि क्लास 1 से लेके 12 तक जो एजुकेशन है रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर में, वो हर स्टेट में क्या हो? अवेलेबल हो टीवी चैनल्स के माध्यम से। वर्चुअल लैब्स बनाने की बात की गई, लेबोरेटरी, जिसमें आप क्वालिटी प्रैक्टिकल क्रिटिकल थिंकिंग कर सके टेक्नोलॉजी का यूज करके। ठीक है, ये आप देख सकते हैं वर्चुअल लैब्स, ये सब चीजें क्रिएट की जाएंगी। वरना हमेशा कहा जाता था कि एक्सपेरिमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा कॉलेज में। अब कोविड जैसी सिचुएशन ने बताया कि कभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पर आपके लिए जाना इम्पॉसिबल हो, तो क्यों ना इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए उस क्षेत्र में भी जाने के लिए जहां पर अभी आप फिजिकली जाकर वहां पर क्रिएशन नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो ये बजट में अनाउंस किया गया सारी की सारी चीजें। हाई क्वालिटी ई कंटेंट हर लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाएगा, मोबाइल पे, टीवी पे, इंटरनेट पे, हर जगह पर किया जाएगा ये। ठीक है, कॉम्पिटिटिव मैकेनिज्म फॉर ई कंटेंट ये भी बनाया जाएगा। ठीक है, जहां पर क्या किया जाएगा? क्वालिटी ई कंटेंट बनाने के ऊपर में बात की जा रही है। किसके द्वारा बनाया जाएगा? टीचर्स के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा? टीचर्स के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, ए कॉम्पिटिटिव मैकेनिज्म फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी ई कंटेंट बाय टीचर्स विल बी सेट अप टू एम्पावर एंड इक्विप देम विद डिजिटल टूल्स। तो आप सारी की सारी चीजें समझ सकते हैं। तो टीचिंग के अंदर में यानी कि एजुकेशन के अंदर में फ्यूचर सब कुछ कहां से है? यहीं से। आप खुद देखिए, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसके माध्यम से? टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो इसने क्या किया है? चीजों को चेंज कर दिया है। अगला आप देखें मोबाइल गवर्नेंस। तो इन शॉर्ट आप समझिए मोबाइल का यूज करना गवर्नेंस के लिए। तो ई गवर्नेंस और मोबाइल बहुत डिफरेंट नहीं है। बस मोबाइल के अंदर में क्या हो रहा है? मोबाइल का यूज हो रहा है अपनी चीजों को यूज करने के लिए। अब मोबाइल का यूज हो रहा है यानी कि स्मार्टफोन का यूज होगा, तो यानी कि ऐसे कोई ऐप होनी चाहिए, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो हर क्या नाम है वेबसाइट पर चल, मतलब क्या नाम है उसमें वेब स्टोर पर चल जाए। ऐसा ना हो कि कई सारे गवर्नमेंट के जो एप्लीकेशंस होती हैं या फिर कई सारी गवर्नमेंट की जो सर्विसेज होती हैं कुछ स्पेसिफिक उनके ऊपर में ही चलती हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। ठीक है, तो स्मार्टफोन के थ्रू ई गवर्नेंस को डिलीवर करना, इसको हम बोलेंगे मोबाइल गवर्नेंस।
ठीक है, बस इन शॉर्ट यही है। ठीक है, क्लियर। तो आप देख सकते हैं अगर भारत के अंदर में मोबाइल के सर्विसेज को यूज करने वाले लोगों को देखा जाए तो ये डाटा आपको थोड़ा सा इंजॉय मतलब मजेदार डाटा लगता है। अगस्त 2022 तक अगर देखा जाए तो भारत के अंदर में 1.17 बिलियन टेलीकॉम यूजर्स हैं। टेलीकॉम यूजर्स 98% वर मोबाइल यूजर्स और 65% ऑफ दिस वर स्मार्टफोन यूजर। आप खुद सोचिए, स्मार्टफोन का यूज करके आप कितने बेहतरीन तरीके से गवर्नमेंट की सर्विसेज को उन तक पहुंचा सकते हैं। और इसको पहुंचाने के लिए क्या चाहिए, हमें बेहतर डाउनलोड स्पीड चाहिए। क्या चाहिए, गुड मोबाइल डाउनलोड स्पीड चाहिए, इंटरनेट की स्पीड। ठीक है, और प्रेजेंटली अगर देखा जाए मीडियन स्पीड क्या है हमारे मोबाइल डिवाइसेस के अंदर में 13.5 मेगाबिट्स है पर सेकेंड पे। इसको हमें थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, प्लस में हर रीजन में इक्वली ये अवेलेबल रहे, ये भी इंश्योर करना पड़ेगा, तभी तो मोबाइल का यूज कर सकते हैं, है ना। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। 5G के लॉन्च के बाद में हम इसको इंप्रूव करने की तरफ देख रहे हैं। हम ना सिर्फ इंटरनेट की कनेक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे बल्कि उसकी स्पीड को भी इंक्रीज करने की बात करेंगे, साथ में उसको अफोर्डेबल कैसे बनाया जा सके इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये सारी की सारी चीजें करी जा रही हैं। तो इन शॉर्ट क्या बात हो रही है कि मोबाइल के माध्यम से क्या करना है, हमें गवर्नेंस पहुंचानी है। ठीक है, अब उसको पहुंचाने के लिए क्या चाहिए, स्पीड, इंटरनेट स्पीड चाहिए। इवन जो स्मार्टफोन है, क्या ये हम कह सकते हैं कि क्वालिटी स्मार्टफोन लो कॉस्ट में इंडिजिनसली डेवलप किए जाए। ठीक है, प्लस में जो नेटवर्क की कनेक्टिविटी है, क्या वो रीजनल डिस्पैरिटी को उसको हम खत्म कर सकें, प्लस में जो कॉस्ट है इंटरनेट की उसको कैसे कम किया जाए। ठीक है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी मोबाइल का गवर्नेंस के अंदर में। प्लस में फॉर एग्जांपल जैसे सर्विसेज हैं तो उसके अंदर में ऐप का बनना, क्या यूनिफाइड ऐप बनाई जा सकती है, क्या हर लैंग्वेज के अंदर में कंटेंट को उपलब्ध कराया जा सकता है। ठीक है, इजी टू यूज इंटरफेस का यूज किया जा सकता है। ये सब चीजें बताएंगी, इंश्योर करेंगी कि मोबाइल का कितना ज्यादा यूज होगा किसके अंदर में, गवर्नेंस के अंदर में। ठीक है, मोबाइल फर्स्ट डिजिटल इंडिया। तो आप ये चीज समझेंगे, मोबाइल गवर्नेंस एंड ई गवर्नेंस कोई बहुत अलग चीज नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ क्या है, मोबाइल गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं तो मोबाइल का यूज किया जाएगा गवर्नेंस के लिए। ठीक है, क्लियर। तो आप ये कह सकते हैं ई गवर्नेंस का निचला हिस्सा यानी कि सब डोमेन है क्या, मोबाइल गवर्नेंस। ठीक है, क्लियर। तो मोबाइल गवर्नेंस से क्या होगा, आप पर्सनलाइज्ड लोकलाइज्ड इंफॉर्मेशन और सर्विसेज को कहीं पर भी किसी भी जगह, अभी तक देखिए क्या है, आपने कॉमन सेंटर बना दिए, आपने पोस्ट ऑफिस का यूज किया, अगर अब आप सर्विसेज जो है मोबाइल पर देने लग जाएंगे तो यह और ज्यादा डीप पेनिट्रेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जी हां, इसके लिए भी जैसे अभी तक फिर भी पोस्ट मास्टर के पास में या उन सब चीजों पे जाना पड़ रहा है, अब मोबाइल के आने के कारण में क्या है, वो कहीं पर भी कभी भी किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, वायरलेस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल का यूज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इससे एक्सेसिबिलिटी और ज्यादा क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, और ज्यादा इंक्रीज होगी। ठीक है, द गवर्नमेंट स्ट्रेस ऑन वन वेब अप्रोच। इसका मतलब क्या है कि जितना पॉसिबल हो सके जो इंफॉर्मेशन और सर्विस है वो यूजर को बिल्कुल सेम मिलनी चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर डिवाइस और ब्राउजर दे आर यूजिंग। ऐसा नहीं है कि कोई ऐप बना दी, वो एंड्रॉइड पर तो अवेलेबल है, वो सर्विस एंड्रॉइड पर तो अवेलेबल है, दूसरे वाले iOS के ऊपर में अवेलेबल नहीं है। यानी कि कह रहे हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ डिवाइस और इररेस्पेक्टिव ऑफ ब्राउजर और इररेस्पेक्टिव ऑफ क्या नाम है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, वहां पर ये चीज हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ई क्रांति के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चीज का। ठीक है, तो मोबाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब जैसे आप देख सकते हैं फिनटेक के अंदर में मोबाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप खुद देखिए ना कि पहले आपको बैंक जाना पड़ता था पैसा जमा करने के लिए, बैंक जाना पड़ता था पैसा निकालने के लिए, और उसके बाद में उसको आप ट्रांजेक्शन में यूज करते थे। अब जो आप जा रहे हो आ रहे हो इसमें कितना टाइम जा रहा है, और टाइम इज इक्वल टू मनी। ठीक, प्लस में जब पैसा कैश में ट्रांजैक्शन होता है
तो बहुत ज्यादा चांसेस इस चीज के भी हैं दोस्त कि क्या ब्लैक मनी होने का, पैसा दोबारा से बैंकिंग सिस्टम में ना जाए, इसका भी ये सारे के सारे इश्यूज रहते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 2016 के अंदर में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लॉन्च किया गया, ठीक है, जिसके अंदर में यह इंश्योर किया गया कि मोबाइल के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं और डायरेक्ट बैंक टू बैंक क्या होगा, ट्रांसफर होगा। वरना अभी अगर आप कोई सामान खरीदते थे तो क्या होता था, आपने पैसे दुकानदार को दिए, फिर दुकानदार उस पैसे को ले जाकर बैंक में जमा करने जाता था, तो उससे क्या होता था, बहुत ज्यादा टाइम लगता था। तो मोबाइल डिवाइसेस ने इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और यूपीआई 6 साल के अंदर में वर्ल्ड पूरा का पूरा ये देखने लग गया कि भाई साहब क्या चीज बना दी है। आप अगर मान के चलो कोई सब्जी बेचने वाले हैं तो भी उनको टेंशन नहीं लेनी है, उन्होंने क्या किया, यूपीआई का अपना लगा दिया, आपने स्कैन किया, डायरेक्ट उनके खाते में चला गया पैसा। तो ये बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन है, ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे एप्स आए, प्लेटफॉर्म्स आए जो इन सब चीजों को क्या है, प्रोवाइड कराने लग गए कि कैसे पेमेंट को किया जा सकता है, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज है ये। ऐसी एक उमंग ऐप है। उमंग ऐप क्या है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। जितने भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं, जितने भी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, आप सब कुछ का एक्सेस इस एक ऐप पर ले सकते हैं। क्या है, कॉमन यूनिफाइड प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप है जो सिंगल पॉइंट एक्सेस है ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज का। अलग अलग ऐप इंस्टॉल करना, अलग अलग जगह पर जाकर रजिस्टर करना, उससे बढ़िया आप उमंग को डाउनलोड करिए, उमंग के वेबसाइट पर जाइए, सारी चीजें आपको क्या है एक ही जगह पर मिल जाएंगी, ठीक है, क्लियर है। ये मल्टीलिंगुअल ऐप इज डेवलप्ड एंड ऑपरेटेड बाय नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, ठीक है, मीति के अंदर में। उमंग जो है आपका कॉन्सेप्चुलाइज है कि गवर्नेंस को फिंगर टिप्स पे लेकर आना है थ्रू मोबाइल फर्स्ट स्ट्रेटेजी, ठीक है, क्लियर। अभी भी चैलेंजेस क्या क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, इंटरनेट, एंड दूसरा क्वालिटी ऑफ इंटरनेट, ये सबसे बड़ा चैलेंज है इस समय पर, ठीक है। दूसरा चैलेंज क्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस। अब आपने जैसे फिनटेक वाला एक मामला लिया, तो फिनटेक लोगों तक पहुंचा तो दिया, लेकिन इसके कारण में एक और बहुत बड़ी समस्या हुई कि बहुत बड़ा सेक्शन वल्नरेबल भी हो गया फ्रॉड के लिए, इन सब चीजों के लिए। तो क्या है, अवेयरनेस, नेसेसरी स्किल्स, ठीक है, ये सब चीजें भी पहुंचाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और स्मार्टफोन अभी भी काफी एक अच्छा स्मार्टफोन अभी भी इसे एक लग्जरी के रूप में ही माना जाता है। तो क्वालिटी स्मार्टफोन जल्द से जल्द हर घर में पहुंचे, ये चीज को भी इंश्योर करना, यानी कि क्वालिटी स्मार्टफोन, ठीक है। अब दूसरा आता है ई गवर्नेंस इन हेल्थ सर्विसेज डिलीवरी। कोविन एक बहुत क्लासिक एग्जांपल हो सकता है, आरोग्य सेतु ऐप हो सकता है कि आपने वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई है, वो आपको पता चल जाता है, किसके थ्रू, ऐप के थ्रू पता चल जाता है। आपको अगर अपॉइंटमेंट लेनी है किसी हॉस्पिटल के अंदर में, तो आप क्या करते हो, ऐप के थ्रू अपॉइंटमेंट ले लेते हो। तो ये क्या है, ई गवर्नेंस है ना, किसके अंदर में, हेल्थ सर्विसेज के अंदर में। हेल्थ सर्विसेज की डिलीवरी के अंदर में भी ई गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। स्पेशली क्या है, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड वेरियस हेल्थ रिलेटेड ऑनलाइन सर्विसेज, फॉर इंस्टांस नेशनल हेल्थ पोर्टल सर्विसेज। ये सिंगल पॉइंट एक्सेस है जहां पर हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको सिटीजन्स को यहीं पर ही मिल जाएगी। ई हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया, जिसके कारण में पेशेंट केयर एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज आपको यहीं पर ही एक्सेस मिल जाएगा। मेरा अस्पताल इनिशिएटिव, जहां पर पेशेंट्स का फीडबैक इकट्ठा किया जा सकता है कि हॉस्पिटल उनको कैसी सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये क्या है, गवर्नेंस का यूज किया जा रहा है किसके अंदर में, आपके हेल्थ फैसिलिटीज के। आप कुछ ऐप के नाम याद रखिएगा, किलकारी ऐप, ये फ्री मैसेजेस किसको, प्रेग्नेंट वुमेन को देने के लिए। टीबी मिस्ड कॉल, ये क्या है, फॉर ट्रीटमेंट एंड काउंसलिंग ऑफ टीबी पेशेंट, उसके लिए यूज हो रहा है। एम सेसेशन, ये क्या है, लोगों को एनकरेज करता है टबैको को छोड़ने के लिए। निक्षय पोर्टल, आप सभी जानते हैं, टीबी पेशेंट्स को ट्रैक करने के लिए। मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, जहां पर प्रेग्नेंट वुमेन को क्या है, मॉनिटर करने के लिए, और जो 4-5 साल से कम के बच्चे उनको मॉनिटर करने के लिए। आयुष्मान भारत आपको ऑलरेडी बताया ही, कोविन आपको बताया ही। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है हेल्थ सर्विसेज के लिए। ऐसी एक चीज मिशन चल रहा है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन।
बहुत सिंपल सरल भाषा में समझाऊं, पूरे देश का एक डिजिटल हेल्थ डाटा एक जगह पर बनाना, जिससे मान के चलिए सभी के पास में क्या होगी, अपनी खुद की एक हेल्थ आईडी होगी, उनको कौन सी बीमारी है, कौन सा पुराना इलाज है, क्या क्या दवाइयां उन्होंने करी है, ये सब कुछ एक जगह पर मिल जाएगा। यानी कि आप उनकी हर किसी की एक यूनिक हेल्थ आईडी होगी, उस आईडी के अंदर में उनकी सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे मिल जाएगी, जिससे बार बार चेकअप करवाना, बार बार डायग्नोस्टिक करवाना, बार बार इंफॉर्मेशन लेना, ये सब चीजों के अंदर में टाइम क्या है, बचेगा। ठीक है, तो ऑपरेशनलाइज अ सिंगल हेल्थ आईडी एंड प्रोफाइल फॉर एवरी सिटीजन। ऑलरेडी मैंने बताया, इसके अंदर में एम्फसाइज क्या किया गया है कि सभी की एक सिंगल आईडी होगी, हर एक इंडिविजुअल की, जिसके अंदर में सारी इंफॉर्मेशन होगी, हेल्थ, ट्रीटमेंट हिस्ट्री, उसकी क्या दवाई ली है, कितना टेस्ट किया है, जिससे क्या होगा, आप रिपीट इन्वेस्टिगेशन को कम कर सकते हो और मोर इन्फॉर्म डिसीजन लिया जा सकता है डॉक्टर्स के द्वारा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो ये अगर देखा जाए इनोवेशन के हिसाब से बहुत अच्छा है, लेकिन यहां पे एक और कंसर्न आता है, किसका, प्राइवेसी वाला कंसर्न भी आता है, डाटा सेफ्टी वाला कंसर्न आता है। ठीक है, नो डाउट, ये मान के चलो कभी डॉक्टर के पास कोई ऐसा केस जाए जहां पर कोई है नहीं आसपास में बताने वाला है कि इनको क्या समस्या है, क्या बीमारी है, तो वहां पर वो हेल्थ आईडी के माध्यम से, मान के चलो उसका बायोमेट्रिक हो रखा है, कुछ हो रखा है, हेल्थ आईडी के माध्यम से पेशेंट की जितनी भी बीमारी है, जितने भी टेस्ट हुए हैं, सारी चीजों का क्या कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छा सब कुछ है, लेकिन इसका मिसयूज ये हो सकता है कि अगर प्राइवेसी का ध्यान ना रखा जाए, डाटा को कैसे सिक्योर किया जाएगा, तो एक इंडिविजुअल की बीमारियां कौन कौन सी हैं, ये बहुत बड़ा एक कंसर्न हो सकता है। ठीक है, चैलेंजेस ये हैं, डिस्पाइट बीइंग इंफॉर्मेशन इंटेंसिव, इंडियाज हेल्थ सेक्टर हैज हिट हर टू रिमेन समवट इम्परमिएबल टू डिजिटाइजेशन। अभी भी हमें हॉस्पिटल्स के अंदर में डिजिटल चीजें, नो डाउट हम काम कर रहे हैं, लेकिन जितना इफेक्टिवली आपको डिजिटल चीजें नजर आती होंगी किसके अंदर, एजुकेशन सेक्टर में, अभी उतनी ज्यादा नजर नहीं आती है। ठीक है, और डाटा रिच है, लेकिन अभी भी फ्रेगमेंटेड अप्रोच है, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा है, ये सारी चीजें इससे भी सॉल्व करना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आप चैलेंज कहेंगे डाटा प्राइवेसी, एक ये भी बहुत बड़ा क्या है, चैलेंज है इस फील्ड के अंदर में। ठीक है, चले आगे बढ़े, ठीक, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। हाउ टेक्नोलॉजी कैन चेंज द फेस ऑफ हेल्थ केयर। अब वर्ल्ड बैंक क्या कहता है कि इंडिया विल रिक्वायर 2 मिलियन डॉक्टर्स बाय 2030। अब 2 मिलियन डॉक्टर 2030 तक उपलब्ध करा पाना ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर आप मान के चलिए इंटरनेट का यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके लोगों तक सर्विसेज पहुंचाने लग जाएं, क्वालिटी सर्विस पहुंचाने लग जाएं, तो ये जो चैलेंज है इसको क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। वॉइस और चैट बेस्ड बॉट्स को अगर अवेलेबल कराया जाए, हर लैंग्वेज में बॉट्स को अवेलेबल कराया जाए, चैट बेस्ड सारी चीजें हों, तो ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा सकता है। तो जो हमारी एक्चुअल में नीड है उसको क्या कर सकता है, ये थोड़ा सा थोड़े समय के लिए क्या कर सकता है, फुलफिल भी कर सकता है। ठीक है, ठीक है, टेलीमेडिसिन सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, इंडिविजुअल हॉस्पिटल सभी के सभी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, आरोग्य सेतु ऐप आप एक बहुत बेहतरीन मैकेनिज्म देख सकते हैं, जिसके अंदर में हमने टेक्नोलॉजी का यूज किया कोविड-19 के अंदर में ट्रैक करते समय पर कि आसपास में कैसे हैं, कौन है, आपको एक बेटर अवेयर डिसीजन आप ले पाएंगे। ऐसे ही आप देखेंगे कोविन ऐप, जिसके अंदर में आप वैक्सीनेशन डाटा पूरा का पूरा, बहुत अच्छा है सिस्टम। तो ये सारी की सारी चीजें, कितने लोगों को हुआ है, कहाँ हुआ है। ठीक है, चले नेक्स्ट आर्टिकल है आपका सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड रूरल वेलबींग। अब लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी चीज जब तक सक्सेसफुल नहीं होगी जब तक लोगों का पार्टिसिपेशन इंक्रीज नहीं होगा। और स्पेशली आप जानते हैं कि रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी जो इकोनॉमी है वो क्या है, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। अभी भी रूरल एरिया के अंदर में जो लाइवलीहुड है वो क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड है अभी भी। तो वहां पर बेटर फैसिलिटीज, हेल्थ, एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइजेशन, इन सभी का अच्छा होना जरूरी है। और
इन सब चीजों के लिए गवर्नेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, और गवर्नेंस के अंदर में सिटीजन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अगर मान के चलिए आप एफिशिएंसी लाना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, रिलायबिलिटी लाना चाहते हैं अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर में, तो ई गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2006 का इसी के ऊपर में बना था कि हमें धीरे धीरे क्या करना है, जो इंफॉर्मेशन हम पहुंचा रहे हैं, जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं, वो कैसे लोगों तक टाइमली एंड अफोर्डेबल तरीके से पहुंचाया जाए। अब देखिए ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, लैंड रजिस्ट्रेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, फार्मिंग, वेटरनरी, एजुकेशन, मैट्रिमोनियल, ये सब चीजें अगर उनको ऑनलाइन मिलने लग जाएं तो उनकी लाइफ कितनी ईज हो जाएगी, प्लस में कितना ज्यादा, मतलब आप देखिए ई चौपाल, ई शक्ति, तारा हाट, ई हेल्थ, ई एजुकेशन, ई संजीवनी, ई हॉस्पिटल, ये सारे इनिशिएटिव किस चीज के लिए हैं? ई पंचायत, ई ग्राम, ई प्रिया सॉफ्ट, ई इनिशिएटिव, ई डिस्ट्रिक्ट, ये सारे के सारे क्या हैं कि कैसे रूरल एरिया के अंदर में गवर्नेंस को इंक्रीज किया जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। अब आपको पता है कि फार्मर बेस्ड इकोनॉमी है, तो फार्मर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वे करना अपनी लैंड का, सर्वे करना अपने क्रॉप का। तो क्या उनकी क्रॉप से रिलेटेड सर्वे ऐप पर अवेलेबल हो, जहां पर वो हर चीज का क्या कर सके, एक्सेस कर सके। तो ये क्या है, गवर्नेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है किसके अंदर में, आपके रूरल एरिया के अंदर में भी। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। अब ई गवर्नेंस एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन, जब हम हमारे प्रियम्बल को देखते हैं तो क्या लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे पार्टिसिपेशन के बिना कोई भी चीज सफल नहीं हो पाएगी। और अगर लोगों का पार्टिसिपेशन गवर्नेंस में नहीं होगा तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है प्रियम्बल का, हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे हो रहा है इसके अंदर में, गवर्नेंस के अंदर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्लाइड को स्टार बनाकर नोट कर लीजिएगा। सिटीजन एज ए कस्टमर, कई सारे सिटीजन को हम वैल्यूएबल कस्टमर मानते हैं और गवर्नेंस के अंदर में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, कई बार हम सर्विसेज को जो एक्सेस करते हैं तो हम एज ए कस्टमर उसको एक्सेस करते हैं ना। सिटीजन एज ए ओनर, क्योंकि हमारी ही चीज है, हमने ही बनाई है, तो डेमोक्रेटिक चीज के अंदर में जो भी कुछ भी बना है वो हमारा ही बना है। तो हम जब उसके यूजेस की बात करते हैं तो क्योंकि ये भाव रहे कि हम इसके ओनर भी हैं तो क्या होगा, आप उसको बहुत जस्टिशिएबल वे के अंदर में क्या करोगे, यूज करोगे। ठीक है, रियल ओनर एंड इवन दे आर कंसिडर्ड एज इन्वेस्टर इन पब्लिक सर्विसेज एज दे कंट्रीब्यूट थ्रू टैक्सेस। सिटीजन एज ए को प्रोड्यूसर, कई बार सिटीजन को प्रोड्यूसर का रोल प्ले करने के लिए कहा, जैसे अगर आप देखेंगे कई सारी ऐप बनाने के लिए कहा जाता है कि आप आइए साथ में हमारे साथ बनाइए इस चीज को। लास्ट, सिटीजन को क्वालिटी इवैल्यूएटर के रूप में देखा जाता है, ऑडिट, फीडबैक, आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये सब चीजें शेयर करना। तो देखिए गवर्नेंस के अंदर में सिटीजन किस किस रूप में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड फ्रेमवर्क, तो सिटीजन का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर किसी भी चीज को सक्सेसफुल होना है तो सिटीजन के आइडिया को भाना चाहिए, प्लस में सिटीजन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे क्या होगा, क्रिएशन तो होगा ही, असेसमेंट भी तो होना है, यूज भी तो होना है। तो उसके कारण में क्या है, सिटीजन का बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, रोल हो जाता है गवर्नेंस के अंदर में। ऑलरेडी मैंने आपको बताया, फीडबैक एनालिसिस, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, एंगेजमेंट, ये सारी की सारी चीजें क्या है, सिटीजन के पार्टिसिपेशन के बिना नहीं हो सकती। तो सिटीजन के पार्टिसिपेशन से बेनिफिट क्या क्या मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट है दोस्त? ठीक है, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, स्मूथ फॉर्मेशन एंड इंप्लीमेंटेशन होगा पब्लिक पॉलिसी का। सिटीजन अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो एफिशिएंसी एंड एफिकेसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। वो एक रियल टाइम क्या दे पाएंगे, फीडबैक दे पाएंगे। क्या है, रियल टाइम फीडबैक दे पाएंगे। और अगर सिटीजन इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, फीडबैक देंगे, तो और ज्यादा वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अकाउंटेबल बनाएंगे
उनको ट्रांसपेरेंट बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। और इंक्लूसिवनेस होगा, पॉजिटिव आउटकम्स आएगा। ठीक है, और पॉलिटिकल जो विल होती है, यानी कि मैं अगर पॉलिटिकल इसके अंदर में हूं, मेरे हिसाब से चीजें चलेंगी, वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। जो सिटीजन चाहेगा वो चीजें क्या होंगी, ज्यादा होंगी। या ना, ये परेशानी यही तो देखी जाती थी कि पहले कहीं एप्लीकेशन डाल दो, अब आपकी अगर कोई पर्सनल ग्रजेस हैं या सामने वाले को आपसे कुछ क्या चाहिए, पैसा चाहिए, वो घूस चाहिए, तो आपकी चीज नहीं मिलती। अब ई गवर्नेंस के माध्यम से ये चीज बढ़िया है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किया, आपको स्टेटस पता चल रहा है, आपको किसी को घूस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या करेगा, जो मार्जिनलाइज्ड एंड वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको एम्पावर करता है क्या, गवर्नेंस, ई गवर्नेंस। ठीक है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ई गवर्नेंस को बनाने में हेल्प मिलेगी। न्यू एज टेक्नोलॉजीज, अब आप न्यू एज टेक्नोलॉजी से समझ जाइए कि अभी हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं इंटरनेट का, लॉग इन कर लो, ये सारी चीजें कर लो। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करो, आप वर्चुअल रियलिटी की बात करो, आप डीप टेक्नोलॉजीज की बात करो, तो ये न्यू एज की टेक्नोलॉजीज हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है गवर्नेंस के अंदर में। फॉर एग्जांपल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ज्यादातर उसको आपने क्रिप्टो करेंसी के रेफरेंस में सुना होगा। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक बहुत शानदार एक टेक्नोलॉजी हो सकती है जिसका आप यूज कर सकते हो किस चीज के अंदर में, डाटा को स्टोर करने में, प्लस में उसके ट्रेल को समझने में, यानी कि वेयर हाउस में डाटा क्या में उसको कनेक्ट करने में काम आ सकता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम आ सकता है, फूड चेन सप्लाई के अंदर में काम आ सकता है, आपके जितने भी सप्लाई वाले हैं स्टोरेज, उनके अंदर में काम आ सकता है। मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो 4 पिलर है गुड गवर्नेंस के। इथोस यानी कि सिटीजन की सर्विस के लिए, एथिक्स ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी लाता है गवर्नेंस के अंदर में, इक्विटी ट्रीटिंग ऑल सिटीजन्स अलाइक विद एम्पैथी फॉर द वीकर सेक्शन एंड एफिशिएंसी, स्पीडी एंड इफेक्टिव डिलीवरी, ये किसका है, गुड गवर्नेंस के हिस्से हैं। क्या गुड गवर्नेंस का मतलब क्या है, एथोस यानी कि सर्विस आप दे रहे हो किसको, सिटीजन्स को दे रहे हो, और एथिक्स यानी कि ऑनेस्टी से काम कर रहे हो, इंटीग्रिटी से काम कर रहे हो, ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहे हो, इक्विटी सभी को बराबरी से, ऐसा नहीं है किसी के साथ में आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, और एफिशिएंसी स्पीडी काम कर रहे हो। अब ये सब चीजें अगर मान के चले, चारों पिलर आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिलने लग जाए, टेक्नोलॉजी का यूज गवर्नेंस के अंदर में किया जाने लग जाए, जिसके कारण में इन प्रिंसिपल्स को आप अचीव कर सके, तो ये क्या है, विन एंड विन क्या है, सिचुएशन है। ठीक है, टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस इज ए नेचुरल चॉइस एज इट मिमिक्स नियरली ऑल प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस। इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी भी लाता है, मिनिमाइज करता है इंटरफेरेंस को भी। ठीक है, और क्या नाम है, जो आपका अनबायस्ड डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। आप फास्ट एंड स्पीडी डिलीवरी की भी बात करते हो। ठीक है, ऑनेस्टी इंटीग्रिटी इन सबको भी लेकर आता है, और सिटीजन को तो सर्व कर ही रहा है, यानी कि ई गवर्नेंस फुलफिल करता है सारी नीड जो गवर्नेंस की होती है, बल्कि ई गवर्नेंस और ज्यादा बेटर वे में क्या करता है, फुलफिल करता है। तो गुड गवर्नेंस का ये सारा का सारा आप देख सकते हैं। सेकेंड ARC की फिगर है, एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिव, इक्विटेबल, इफेक्टिव, फॉलो द रूल, पार्टिसिपेटरी एंड कंसेंसस। और ये सब कुछ अगर आप ई गवर्नेंस के अंदर भी देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, चले, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे वाले समय में स्कोप क्या है ई गवर्नेंस का, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की ऑफिशियल जो गवर्नमेंट के क्या नाम है अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, डिफरेंट लेवल पर जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी आपस में क्या कर सकती है, इंटरेक्ट कर सकती है, डाटा को शेयर कर सकती है। अलग अलग डिपार्टमेंट ई गवर्नेंस यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज करके आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी स्कोप है। हमेशा ये मत समझिए कि गवर्नेंस एंड ई गवर्नेंस इसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ सिटीजन और गवर्नमेंट के लेवल पर ही है, नहीं, गवर्नमेंट लेवल पर भी है। गवर्नमेंट सिटीजन लेवल पर तो है ही, सिटीजन को सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन ई गवर्नेंस का यूज करके आप मान के चले ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां पर इंफॉर्मेशन है कि इस डिस्ट्रिक्ट में ये परेशानी है, तो दूसरे जो मिनिस्ट्री है, जो मान के चलिए रूरल मिनिस्ट्री है, रूरल डेवलपमेंट वाली पंचायत राज मिनिस्ट्री है, उनको वहां से डाटा मिल सकता है। यानी कि आप डाटा को ट्रांसफर कर सकते हो, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस उसको आप फास्ट कर सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट टू सिटीजन तो है ही, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज भी है। आप जो जिनको आपने जॉब दे रखी है, जो एम्प्लॉइज हैं गवर्नमेंट के,
उनके साथ में आप रेगुलर इंटरेक्शन कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। तो अपने एम्प्लॉयज के साथ में भी उसका क्या कनेक्शन है, क्या चीजें होनी चाहिए, इसके अंदर में भी ई गवर्नेंस रोल प्ले कर सकता है। एंड गवर्नमेंट टू बिजनेस, उसके अंदर में भी गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। जैसे मान के चलिए आप बिजनेस रजिस्टर करना है, जीएसटी लेना है, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सब कुछ आप इंटरनेट के माध्यम से यानी कि ई गवर्नेंस के माध्यम से चीज़ें लेकर जा सकते हो। ठीक है, चले तो और कुछ इसमें से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव है। अब ई गवर्नेंस आप टूरिज्म के अंदर में भी यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है। एप्लीकेशन, वीज़ा, ये क्या नाम है, वेब चेक इन, ये भी एक माध्यम है। प्लस में प्रसाद वाला एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, एक जगह से दूसरी जगह पर प्रसाद आप यूज़ कर सकते हो, टेक्नोलॉजी के माध्यम से भेज सकते हो। दर्शन, ठीक है, ठीक है। तो टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकता है अगर आप ई गवर्नेंस का यूज़ करते हो। टिकट सिस्टम, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दर्शन रजिस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें भी क्या है, आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है गवर्नेंस के अंदर में। और गवर्नेंस से टूरिज्म इंक्रीज होगा। ठीक है, जहाँ पर चीज़ें वेल मैनेज हैं वहाँ पर आप ज़्यादा अच्छे से जाने की कोशिश करोगे। तो रिसर्च बाय वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म ये कहता है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर जो है इंडियन इकोनॉमी को बहुत तगड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है और प्री पैंडेमिक जो लेवल था उसको सरपास कर जाएगा 2022 तक, यानी कि टूरिज्म दोबारा से अच्छा चलने लग जाएगा। अब जब टूरिज्म अच्छा चलने लग जाएगा, ट्रैवल का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, तो उसके अंदर में गवर्नेंस का यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, टूरिज्म से क्या होगा दोस्तों, जहां पर आप जा रहे हैं वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, जॉब क्रिएशन होगा, उस रीजन के अंदर में बेसिक एमिनिटीज का क्रिएशन होगा, कल्चरल एक्सचेंज होगा। ठीक है, सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ई गवर्नेंस का रोल टूरिज्म सेक्टर के अंदर में। जैसे MCA 21 मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की 21 सर्विसेज है, जहां पर जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन है, अमृत मिशन है, 2 फ्लैगशिप स्कीम है जिसके अंदर में अर्बन एरिया को ट्रांसफॉर्म करना, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को सामने रखना, टूरिस्ट स्पॉट को इंक्रीज करना। ठीक है, आप एक्सेसिबिलिटी बनाने के लिए क्या करो, सिविल एविएशन यूज कर रहे हैं, इसका टेक्नोलॉजी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे EGCA गवर्नमेंट ऑफ सिविल एविएशन उसको यूज कर रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्या होगा, वेब चेक इन हो गया। ठीक है, आप सारी की सारी चीजें क्या है, ये गवर्नेंस का हिस्सा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आप बढ़ा रहे हो इसके अंदर में, किसके अंदर में, आप जैसे फास्टैग का यूज कर रहे हो, ट्रैवल अगर आप कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके अंदर में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप घंटे घंटे टोल पर खड़े रहते हो पैसा देने के लिए, पैसा लेने के लिए, तो ये क्या है, टूरिज्म के अंदर में, ट्रैवल के अंदर में एक हिंड्रेंस हो सकता है। तो ठीक है, इसके लिए क्या फास्टैग का यूज कर रहे हो। ठीक है, आप कनेक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हो। जैसे आप अगर कभी कहीं घूमने जाओगे तो ऑनलाइन के माध्यम से स्कैन किया, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, आपने स्कैन किया, आपको टिकट मिल गई, आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें क्या है, ई गवर्नेंस का ही हिस्सा है। ठीक है, जैसे और इसी के कारण में क्या हो रहा है, आप देखेंगे इंटरमीडिएशन भी बहुत सारे आ रहे हैं। पहले एक जमाना था जाओ फिर वहां पे होटल ढूंढो, अब क्या है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का रोल बढ़ता जा रहा है, तो क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट जो वो है वो भी आ रही है सारी सारी। जैसे आप ऐप के नाम देख सकते हैं। प्लस में आप देखेंगे रेलवे का एग्जांपल लीजिए, IRTC वो क्या कर रही है, क्या होटल, उसकी बुकिंग, उसके ट्रेन की बुकिंग, सारी चीजें, ये यानी कि टूरिज्म के अंदर में गवर्नेंस का, टेक्नोलॉजी का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता जा रहा है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, सारी की सारी चीजें हैं। डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप वीज़ा का यूज कर रहे हो, सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है आप उसको ऑनलाइन यूज कर रहे हो। पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम के तहत में आप क्या है, कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। ठीक है, अब अगर पासपोर्ट बनाने के लिए आप फास्ट फॉरवर्ड काम कर देते हो, आप पासपोर्ट बनाने के लिए लिमिटेड टाइम के अंदर में काम कर देते हो, तो इससे क्या होगा, आपका टूरिज्म ही तो इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं और आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। तो इन शॉर्ट क्या है, हमने कैसे क्या है, पढ़ा क्या है, ई गवर्नेंस एजुकेशन में, ई गवर्नेंस हेल्थ फैसिलिटीज में, ई गवर्नेंस रूरल इकोनॉमी के अंदर में, ई गवर्नेंस बिजनेस के अंदर में, ई गवर्नेंस टूरिज्म के अंदर में। तो आप खुद देखिए कि टेक्नोलॉजी किन किन सेक्टर्स के अंदर में पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकती है।
तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए दोस्तों, PRT लाइव कोड आप यूज कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए ई गवर्नेंस से आपको क्या मिला, यहाँ से ये चीज मिली कि अगर ई गवर्नेंस के ऊपर में क्वेश्चन आ जाता है तो आप हेल्थ का आंसर दोगे, एजुकेशन, टूरिज्म, ठीक है, टीचर्स ट्रेनिंग, सारी चीजों के अंदर में आंसर दोगे, यानी कि आपके पास में कम से कम 10 से 15 पॉइंट हो चुके हैं। तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, और अगर एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी? प्रशांत तिवारी PDF नाम के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।